हाँ, तो इस चैप्टर का जैसा कि आपने पार्ट 2 देखा था, और मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि अब जितने भी पार्ट आएंगे एक से बड़े एक पार्ट आएगा, और सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस, हालांकि नोट्स है परफेक्ट, नोट्स को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए कुछ तो, और कुछ अपने एज इट इज बुक्स की वो रखा है, शानदार। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है सूफी मत क्या है, संक्षेप में बताइए, व्हाट इज सूफिज्म, राइट इन ब्रीफ। या फिर ये भी हो सकता है कि सूफी मत का या फिर सूफी का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ सूफी का, वो समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, एक एक लाइन समझना है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे सूफी वर्ड का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है, सब कुछ जानेंगे। बस कहता है ना कि एकदम पेशेंस रखना है, और एक एक चीज़ को नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं ताकि मोस्टली चीज़ें याद हो जाएगी। मुझे सुनोगे ध्यान से तो भी आधे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इस्लाम की जो आरंभिक शताब्दियां हैं, ठीक है, उनमें कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवाद एवं वैराग्य की ओर आकर्षित हुए, जिन्हें सूफी कहा जाने लगा। सूफी कौन है? जो इस्लाम पर ऐसा मान लो कि थोड़ी बहुत रहस्यवादी जो थे, मतलब उनको जो थोड़ा सा डाउट इज लाइक, वो अलग तरह की एक सिस्टम की ओर चले, उन्हें हमने कह दिया कि वो सूफी हैं, ठीक है। और इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं, धर्माचार्यों द्वारा जो सुनी गई जितनी भी कुरान एवं सुन्ना, जो कि पैगंबर के व्यवहार बोलते हैं, सुन्ना का मतलब पैगंबर का व्यवहार, कुरान एवं सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। ये ध्यान रखना, यानी कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल उस प्रॉपर मुस्लिम उस थ्योरी को नहीं फॉलो करते, और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच, इनकी बातों को नहीं मानते, उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है, उसका अपोज करते हैं। और इसके विपरीत इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए अल्लाह, ठीक है, अल्लाह की भक्ति, उनके आदेशों के पालन पर जोर दिया कि अल्लाह की भक्ति करो अगर आपको मुक्ति पाना है तो, और उनके जो भी नियम है अल्लाह के दिए हुए उन पर जोर दो, ठीक है। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल, यानी कि इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब परफेक्ट ह्यूमन बीइंग समझ गए इंग्लिश में, यानी कि एक अच्छे इंसान, या ऐसा मान लो कि इंसान के सारे गुण, सर्व संपन्न गुण व्यक्ति हैं, वो इंसान एक कामिल है पैगंबर मोहम्मद। उनको बताते हुए उनका अनुसरण करने का उपदेश दिया कि उनको फॉलो कीजिए, वो जो बातें बताते हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। और सूफियों ने कुरान की व्याख्या की थी जो उनके निजी अनुभवों पर आधारित थी। हालांकि इन्होंने कुरान को भी डिफाइन किया है, लेकिन अपने हिसाब से, अपने निजी, कहते हैं ना कि एक तरीके से जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस अकॉर्डिंग इन्होंने कुरान की व्याख्या भी करी है। तो सूफीज्म समझ में आ गया आपके, यानी कि वो लोग जो रूढ़िवादी परिभाषाओं और जो धर्माचार्य जो होते हैं, जितने भी धर्माचार्य हैं, जो धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना, इन दोनों की आलोचना करते हैं, ठीक है। और अलग तरह से कहते हैं कि अल्लाह की नियमों पर चलो, अल्लाह की भक्ति करो अगर आपको मुक्ति चाहिए तो, मतलब मोक्ष अगर चाहिए तो, ठीक है। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल टर्न टू एसेटिसिज्म एंड माइस्टिसिज्म, ठीक है, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोविंग मेटलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज ए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और दे वर क्रिटिकल ऑफ द डोमेस्टिक डेफिनेशंस एंड स्कोलेटिस्ट मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुना। सुना का मतलब कुरान तो जानते ही हो, कुरान शरीफ, और सुना का मतलब हो जाएगा ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट, यानी पैगंबर के व्यवहार जो होता है उनको सुना कहते हैं। जो पैगंबर के व्यवहार की इन्होंने एक तरह की कुरान की और पैगंबर के व्यवहार की आलोचना की थी, ठीक है, क्रिटिसाइज उनको किया था, अडोप्ट बाय theologians, ठीक है। इंस्टेड दे लेड एम्फेसिस एंड सीकिंग salvation through instant devotion and love for God by following his commands and by following the example of the prophet Muhammad, ठीक है। उनका पैगंबर मोहम्मद का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि इनका अनुसरण कीजिए, whom they regarded as a perfect human being, ठीक है, जो कि एक इंसान, एक कामिल या फिर परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। द सूफिज्म द सोर्ट एंड इंटरप्रेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो जितना भी इन्होंने कुरान का जो मतलब अनुवाद किया था, व्याख्या की थी, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने किया था काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, खान का और सिलसिला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, खान का और सिलसिला पर संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर खान का और सिलसिला क्या है। तो देखते हैं कि सूफीवाद ने 11वीं शताब्दी तक आते आते एक पूर्ण विकसित आंदोलन का रूप ले लिया था। सूफीवाद जो है वो शुरू हुआ, फिर शुरू होते होते 11वीं सेंचुरी तक एक परफेक्ट मोमेंट, एक आंदोलन का रूप ले लिया। सूफीवाद की कुरान से जुड़ी अपनी परंपरा थी, जिसके अनुसार सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय खान का है को केंद्र में रखकर स्थापित करते थे, ठीक है। खान का एक फारसी शब्द है, खानका का नियंत्रण पीर शेख, जो कि अरबी शब्द, अथवा मुर्शिद यानी फारसी द्वारा किया जाता था,
ठीक है, किया जाता था। अब यहाँ पर देखना, ये तथा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, किया जाता था, यहाँ आ जाएगा तथा। ये लोग गुरु के रूप में जाने जाते थे। ये लोग अपने अनुयायियों, यानी जो अनुयायी को बोलते हैं मुरीद, ठीक है, जो इनके फॉलोअर थे, अनुयायी का मतलब फॉलोअर, इनके फॉलोअर जो कि मुरीद होते थे, उनकी भर्ती करते थे। उनको मतलब ऐसा मान लो कि वैकेंसी जैसे निकालते हैं, उसको भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी खलीफा का चुनाव करते थे। कि जैसे क्या करते हैं कि भर्ती करेंगे, फिर इलेक्शन होता था और जो इलेक्शन में जीतता उनको खलीफा घोषित कर देते, अपना वारिस जिन्हें बोलते हैं। और खानका के नियमों का निर्धारण एवं संचालन इन्हीं के द्वारा होता था। बहुत ही बढ़िया आंसर है, ध्यान से समझना। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? अभी अपन पहले खानका के बारे में सीख रहे हैं, फिर अपन सीखेंगे सिलसिला के बारे में, दोनों के बारे में जानेंगे। तो सूफीवाद ने 11वीं शताब्दी आते आते एक पूर्ण विकसित आंदोलन का रूप ले लिया था। सूफीवाद की कुरान से जुड़ी अपनी परंपरा थी, जिसके अनुसार सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय, मतलब इनका एक सोसाइटी होगी कंप्लीटली, इन्होंने अपने उसको नाम क्या दिया? खानका। ठीक है, उस सोसाइटी को नाम दे दिया खानका। यानी बाय द 11th century सूफीज इन्वॉल्वड इन into well developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. ठीक है, institutionally the Sufism began to organic committees around the hospice on खानका, जिसको अपन पर्शियन वर्ड है वैसे खानका, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ए टीचिंग मास्टर नोन एज शेख, अरबी वर्ड है शेख, पीर और मुर्शिद, ठीक है, मुर्शिद, ये मुर्शिद जो कि फारसी शब्द है। ही एनरोल्ड डिसिप्लिन मुर्शिद जो होते थे वो अपॉइंटेड ए सक्सीजर, ये जो सारे मुर्शिद हैं ये अपना पहले मुर्शिद आ जाते, सबकी भर्ती हो जाती, उनके बाद में ये सब इलेक्शन करके अपना खलीफा चुनते थे, ठीक है, सक्सीजर खलीफा चुनते थे, जिसको अपन वारिस भी कह सकते हैं। और ही स्टेब्लिश्ड रूल्स टू स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इमेट्स बिटवीन लेपर्सन्स एंड द मास्टर, ठीक है। और खानका के नियमों का निर्धारण संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता था। तो प्रॉब्लम वहाँ समझ में आ गई। खानका एक ग्रुप है, एक समुदाय का ग्रुप है, जिसमें सूफीवाद को जो मानने वाले लोग हैं वो सारे रहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, खानका जो ग्रुप था, खानका एक सोसाइटी जो थी, उसका नियंत्रण या कंट्रोल कौन करता था? वो करते थे पीर, शेख और मुर्शिद। पीर, शेख और मुर्शिद ये करते थे, ठीक है, कंट्रोल करते थे। ऐसा मान लो कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर नीचे मंत्री हो गए, वैसे। फिर इनके द्वारा ये क्या करते थे? गुरु के रूप में जाने, ये सब गुरु के रूप में जाने जाते थे। जिनके भी इनके फॉलोअर होते थे वो इनको गुरु कहते थे, लाइक, ठीक है। और ये लोग अपने अनुयायी, अनुयायी मतलब मुरीदों, अनुयायी जो होते थे फॉलो, उनको बोलते थे मुरीद, ठीक है। उन मुरीद, मैंने मुर्शिद बोल दिया होगा यहाँ पर ना, ये मुरीद है भाई, सॉरी, मुरीद ही होगा, डिसिप्लिन मतलब मुरीद। अपने मुरीदों की भर्ती करते थे, अपने फॉलोअर को लेते थे और फिर उनसे इलेक्शन करवाते, चुनाव करते कि भाई अपन वारिस, जो अच्छे जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वारिस से खलीफा चुन लिया जाता था। तो ये सबसे बड़े हो जाएंगे खलीफा, फिर नीचे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब बात करते हैं अपन सिलसिला की। इसके पश्चात इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों, ये या नई हेडिंग लगा सकते हो आप, सिलसिला, ठीक है, सिलसिला हो जाएगा। तो इसके पश्चात इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों अथवा कड़ी का, सूफी सिलसिले बोल दो चाहे कड़ी बोल दो, ठीक है, बात एक ही है, सिलसिला या कड़ी। कड़ी मतलब नेक्स्ट सीरीज जैसा मान लीजिए, ठीक है, का गठन होने लगा। और सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर। सिलसिला का मीनिंग क्या है? जंजीर, जो शेख तथा मुरीद के बीच कड़ी का कार्य करती थी। देखो अपन ने यहाँ भी पढ़ा था, पूरी बात ध्यान से समझना। ये शेख और ये मुर्शिद, ठीक है, अथवा मुर्शिद ये हो गया, और ये जो अनुयायी ये मुरीद, ये शेख। शेख और मुरीद के बीच में जो एक कड़ी का काम करती थी, एक चैन का काम करती थी, वो सिलसिला। मुरीद कौन है? जो इस सूफीज़म को मानने वाले लोग अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उनके बीच में कड़ी का कार्य करती थी। पहली अटूट कड़ी अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब के बीच मानी जाती थी। पहली कड़ी कौन सी होगी? अल्लाह और मोहम्मद साहब के, पैगंबर साहब के बीच में जो होगी वो पहली कड़ी मानी जाती थी। और इसके बाद में शेख और मुरीद आते थे, ठीक है। दूसरी कड़ी हो जाएगी शेख और मुरीद के बीच में। और इस सिलसिले या कड़ी के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की आध्यात्मिक शक्तियाँ शेख के माध्यम से मुरीदों को प्राप्त होती थी। ये सिस्टम है, ठीक है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर कादरी सिलसिले का नाम पड़ा, तथा चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। और ये मतलब ये जो नाम पड़े ना, ये भी इसी आंसर में डाल देना कि देखो ये जो कादरी सिलसिला है, सिलसिला के भी नाम है, चिश्ती सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा कादरी सिलसिला, ठीक है, इसका नाम पड़ा। और चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के जो चिश्ती शहर में रहने वाले लोग थे वहाँ से पड़ा चिश्ती। तो ऐसे कोई मन से नहीं थे, अपने पहले कहा था ना कि जितने भी होते थे ये उनके शहरों के नाम से, या फिर जहाँ निवास स्थान है वहाँ के जो लोग आते थे उनके उसी हिसाब से उसके नाम रख दिए जाते थे।
तो अफगानिस्तान का शहर ऐसा मान लो चिश्ती, उस वजह से पढ़ा। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पढ़ा कादरी सिलसिला, ठीक है। और सुहरावर्दी सिलसिला, ये सिलसिले का नाम कैसे पड़ा, ये दिल्ली सल्तनत के काल में, तथा नक्शबंदी सिलसिला मुगल काल में गठित हुआ। तो ये जो मैंने 2.5-3 लाइन लिखी है, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन गए आपके। कैसे, पहला क्वेश्चन बना कादरी सिलसिला जो है वो किस नाम से, मतलब कादरी सिलसिला किसकी वजह से नाम पड़ा, तो वो पड़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर कादरी सिलसिला स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओके। यानी कि द कादरी ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। दूसरा, जो चिश्ती नाम पड़ा वो मध्य अफगानिस्तान के जो चिश्ती शहर के से लिया गया था, ठीक है, वहाँ से जो भी लोग आएंगे सामान लीजिए, इस वजह वो चिश्ती सिलसिला हो गया। 2, तीसरा सुहरावर्दी सिलसिला, ये दिल्ली सल्तनत के काल से लिया गया है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो था ना उस टाइम पर, दिल्ली में जो सल्तनत काल था वहाँ से लिया गया सुहरावर्दी। और जो नक्शबंदी सिलसिला है ये लिया गया मुगल काल से लिया गया, ठीक है, मुगल काल से। ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपको समझनी है। यानी कि वाइल द चिश्ती ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ ओरिजिन द टाउन ऑफ चिश्ती इन सेंट्रल अफगानिस्तान, ठीक है। और जो शहरावर्दी सिलसिला है वाज फॉर्म ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाइल। और दूसरी बात करते हैं इसकी नक्शबंदी की, तो नक्शबंदी सिलसिला वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात अपन ने खानकाह की कर ली, सिलसिला की बात कर ली, बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें और है, वो बड़े ध्यान से देखनी है। बेशरिया सूफ़ी कौन है, खानकाह का परित्याग कर फ़कीर का जीवन बिताने वाले सूफ़ी क्या कहलाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब क्या होता था, अभी अपन ने बात किया कि जो खानकाह को नहीं मानते थे, ठीक है, जो अभी बात की ना अपन ये खानकाह की बात की, जो खानकाह को नहीं मानते थे, खानकाह का जो परित्याग करते थे, खानकाह का परित्याग कर फ़कीर का जीवन, कहते थे कि हम खानकाह को नहीं फॉलो करेंगे, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम तो फ़कीर हैं, ठीक है। तो खानकाह का परित्याग कर फ़कीर का जीवन बिताने वाले सूफी क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि जो खानकाह को नहीं मानते थे, खानकाह जो परित्याग कर दिया जिन्होंने, यानी कि अपन बात करें कि व्हाट वर द सूफी वो लेफ्ट द खानकाह एंड लिव्ड द लाइफ ए फ़कीर कोल्ड, वो कहलाते थे आपके कलंदर, मादरी, मलंग और हैदरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेशरिया सूफी कौन कहलाते थे, यही लोग शरिया, क्योंकि ये लोग शरिया को नहीं मानते थे भाई। जो लोग मुस्लिम के इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उनको शरिया कानून को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये शरिया को नहीं मानते, इसलिए इसको कह दिया बेशरिया, मतलब ऐसा एक शरिया से निकाल दिया गया एक तरीके से, जो शरिया कानून को फॉलो नहीं करते हो, बेशरिया, ठीक है। तो बेशरिया सूफी कौन थे, तो शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी बेशरिया कहलाते थे, जो शरिया कानून को नहीं मानते थे वो, ठीक है। यानी कि हु वॉज बेशरिया सूफी, तो सूफी वॉज डिसओबेड शरिया वर कॉल्ड बेशरिया, ठीक है। अब एक बात और लिखी हुई है छोटी सी अलग से, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई थी, वली। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वली क्या है, वली बहुवचन ओलिया, वली का ओलिया होता है बहुवचन, इसका प्लूरल क्या कहेंगे अपन, ओलिया। अर्थात वली का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस पर ध्यान दो आप, तो कि ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से, बरकत समझते हो ना कि भगवान की दी हुई बरकत है, मतलब उनके द्वारा आशीर्वाद जो दिया गया है उससे करामात करने की शक्ति रखता था, वो वली कहलाता था। समझ में आ गई, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वली क्या है, या फिर वली से आप क्या समझते हैं, तो वली अर्थात ईश्वर का मित्र, समझ में आ गई। वली इट मीन्स फ्रेंड ऑफ गॉड, ठीक है, मतलब ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, क्योंकि फ्रेंड है तो सीधी सी बात है, वो ये कहता था कि मैं अल्लाह के बिल्कुल नज़दीक हूँ, ठीक है, और अल्लाह ने मुझे बरकत दी है, अल्लाह ने मुझे ऐसी पावर दी है, शक्ति दी है कि जिससे ऐसी मैं करामात करने की शक्ति रखता हूँ, मैं मतलब बहुत सारी करामात कर सकता हूँ। करामात तो समझते ही हो, मतलब कुछ ऐसे काम जो ह्यूमन बींग्स के लिए, आप सबके लिए भले के लिए हो सकते हैं, मैं करामात कर सकता हूँ, मेरे में ये पावर है क्योंकि मैं भगवान का फ्रेंड हूँ, भगवान के नज़दीक हूँ, गॉड के, अल्लाह के। तो वली प्लूरल या और फ्रेंड ऑफ गॉड वो सूफी हु क्लेम्ड प्रॉक्सिमिटी ए अल्लाह, ठीक है, एक्वायरिंग हिज ग्रेस, या फिर बरकत बोल सकते हो, ठीक है, टू परफॉर्म मिरेकल्स, जिसको अपन करामात बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी कहीं नोट लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वली क्या है, तो वली की डेफिनेशन आपको ये लिख देनी। छोटे छोटे क्वेश्चन थे तीनों, एक से बड़े एक। फिर बात करते हैं अपन वापस, वो है सूफीवाद और तस्वुक। ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में अलग से छोटा सा चार्ट में दे रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अभी अपन ने सूफी का
सूफीज़म का जो डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, वो तो मैंने पढ़ लिया। लेकिन ये शब्द क्या है सूफीज़म, सूफीवाद क्या है, और ये आपके तस्वुफ क्या है, दोनों अच्छे से पढ़ना। तो देखो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, पहली बात तो ये 19th सेंचुरी के अंदर प्रिंट हुआ था, ऐसा मान लो। सूफीज़म इज एन इंग्लिश वर्ड कॉइन्ड इन द 19th सेंचुरी। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसूफ़ा, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ ऊन है। ऊन, सूफ का मतलब क्या होता है? ऊन, ठीक है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसका अर्थ ऊन है, ठीक है। और ये उस खुरदरे ऊनी कपड़े की, जो ऊनी कपड़ा होता है ना, जो खुरदरा होता है, खुरदरा इन कि ऊनी कपड़े जब सिलते हैं, ऐसा मान लो तो ऊपर से हाथ घुमाओ थोड़ा सा लगता है, तो ये उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते हैं। थोड़ा खुरदरा जो होता है, खादी टाइप, ऐसा मान लो, है ना। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं। देखो कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये जो शब्द निकला है वो सूफ से निकला है, और सूफी का मतलब होता है ऊन। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं, ठीक है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये सफ़ा वर्ड से निकला, सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ, साफ मतलब क्लियर, साफ किया हुआ। तो ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, पॉसिबल है, हो सकता है। जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। ये आपके हो गया सूफीवाद और तसव्वुफ। एक साथ पढ़ लो कि सूफीवाद 19 शताब्दी, वो अपने पढ़ लिया। जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वह तसव्वुफा है, समझ में आ गई। मतलब इस सूफीवाद के लिए, इस्लामिक ग्रंथों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था ना, वो तसव्वुफा हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। सूफीज़म इन इंग्लिश वर्ड, ये अपने पढ़ लिया। द वर्ड यूज्ड फॉर सूफीज़म इन इस्लामिक टेक्स्ट इन तसव्वुफ, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड टर्म इज सवल वे, अलग अलग विचार है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सूफ, कुछ तो सूफ बताते हैं, जिसका मीनिंग होता है ऊन, वूल, ठीक है। और रेफरिंग द कोर्स वुलन क्लॉथ वॉर्म बाय सूफी, जो सूफीज़म ऊनी कपड़े पहनते थे। अदर डिराइव फ्रॉम सफ़ा, ये सफ़ा कहते थे, मीनिंग प्योरिटी, जिसका सफाई, प्योरिटी, ठीक है। और इट मे ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सूफा, ये हो सकता है। द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क्यू वेयर द ग्रुप ऑफ क्लोज फॉलोअर्स असेंबल्ड टू लर्न अबाउट द फेथ, जो विश्वास रखते थे, अनुयायी थे, उनकी इकट्ठी मंडली या ग्रुप में लोग बैठते थे और वहाँ से वो जो है उनकी नॉलेज लेते थे। तो ये भी कहीं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, ले लेना। फिर है जियारत की परंपरा को उर्स क्यों कहा जाता था? जो जियारत होती थी ना, उस परंपरा को उर्स मतलब समझते एक लाइक मेला, ठीक है। तो वाई द प्रैक्टिस ऑफ जियारत ऑल्सो कॉल्ड उर्स? इसका आंसर देखते हैं कि विवाह अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन को उर्स कहा जाता है, ठीक है। विवाह यानी कि द टर्म ऑफ उर्स रेफर टू मैरिज, इट मीन्स यूनियन ऑफ वन सोल विथ गॉड, यानी कि विवाह का मतलब, शादी का मतलब क्या हो जाएगा कि पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया, ठीक है, उसे उर्स कहा जाता है। और सूफी मत को मानने वाले लोगों का मत था कि मृत्यु के पश्चात पीर जो हैं वो ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार वे पहले की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट हो जाते हैं, ठीक है। इसी कारण जियारत की परंपरा को उर्स कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर बन गया। 2 नंबर आए तो ये लिख देना अच्छे से, ठीक है। 1 मार्क्स में भी चलता है, वैसे 1 मार्क्स में भी इतना लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव दैट इन डेथ saints were united with God and were thus closer to him than when living, thus the practice of ziyarat was also called उर्स। इसलिए इनको जो है जियारत की परंपरा को उर्स कहा जाता है। बहुत ईजी है ना, शानदार आंसर। नेक्स्ट है भारतीय महाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की जीवन की गतिविधियों एवं चिश्ती उपासना के प्रमुख केंद्रों की व्याख्या कीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ना। डिस्क्राइब द लाइफ एंड मेजर सेंटर्स ऑफ वर्शिप ऑफ चिश्ती सिलसिला इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर सब कुछ जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं सिलसिलों के, वो भी जानेंगे। बड़ा आंसर है, ध्यान से पढ़ेंगे अपन इसको। भारत आने वाले सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय 12वीं सदी के अंत में सबसे प्रभावशाली संप्रदाय था, ठीक है। यानी कि और कारण क्या था? कारण था कि चिश्ती संप्रदाय ने भारतीय परंपरा को अपनाया था तथा अपने आप को स्थानीय परिवेश के अनुकूल परिवर्तित भी कर लिया। सीधी सी बात है कि जो लोग जहाँ जाएंगे, अगर वहाँ की संस्कृति को, कल्चर को, वहाँ के लोगों के व्यवहार को अगर अपना लेंगे
तो सीधी सी बात है उस संस्कृति या कल्चर के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के अंदर चिश्ती संप्रदाय जो था वो यहाँ आया और भारत की परंपरा को अपनाया, इसलिए ये हमारे यहाँ पर इसका असर ज़्यादा रहेगा। और इन्होंने अपने आप को चेंज भी कर लिया, ये हालांकि यहाँ का परिवेश जैसा भी था उस माहौल में अपने आप को ढाला। यानी कि अब द ग्रुप ऑफ सूफीज़म वॉज माइग्रेट टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी। द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे अपने। दिस वॉज बिकॉज दे अडेप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट सेवरल फीचर्स टू इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस। जो भी यहाँ की संस्कृति थी उसमें अपने आप को उस परिवेश में ढाला। अब देखो ये तो चीज़ है कि उसकी गतिविधियाँ बतानी है, जीवनी गतिविधियाँ बतानी है, अपन एक्टिविटी बतानी है। तो अपन देखते हैं चिश्ती खानका में, अपन हेडिंग लिया अलग अलग, चिश्ती खानका में जीवन, लाइफ इन चिश्ती खानका। ठीक है, इनकी लाइफ कैसी, क्या गतिविधियाँ थी, क्या एक्टिविटीज़ थी। तो खानका सामाजिक जीवन की गतिविधियों का केंद्र होती थी। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की 14वीं शताब्दी की खानका दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बाहरी सीमा पर गियासपुर में स्थित थी। खानका के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डाल देना, दिल्ली की यमुना जो नदी है उसके किनारे बाहरी सीमा पर गियासपुर के अंदर स्थित है। कौन सी? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो है जो खानका जो बनी हुई वो है। ठीक है, यानी कि द खानका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। वी नो अबाउट शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पिसाइड जो कि 14th सेंचुरी के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन गियासपुर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट देन द सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली और दिल्ली के अंदर है। और खानका के दरवाजे हमेशा सबके लिए, मतलब हर धर्म जाति के लोग वहाँ आ सकते हैं आराम से, किसी के लिए भी रोक टोक नहीं, सबका सम्मान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। लोगों की आवासीय व्यवस्था तथा उपासना हेतु खानका में कई छोटे छोटे कमरे तथा एक बड़ा हॉल था। खानका एक तरीके से बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे भी थे, लोग आराम से रह सकते हैं, और एक बड़ा सा हॉल भी था, जिसे क्या कहते थे? जिसे कहते थे जमात खाना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में निकल के यहीं से, कि जमात खाना किसे कहते थे। तो जमात खाना ऐसे लिखना कि जो खानका के अंदर जो व्यवस्था होती थी, यानी कि कुछ छोटे छोटे रूम होते थे, एक बड़ा हॉल होता था, उस हॉल को ही जमात खाना कहा जाता था। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का परिवार और उनके अनुयायी खानका के सहवासी थे। ठीक है, तो एक तो निज़ामुद्दीन औलिया खुद रहते थे, प्लस जो उनके फॉलोअर थे वो खानका के अंदर रहते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया छत के ऊपर बने एक छोटे कमरे में रहते थे, जहाँ वे अपने भक्तों से भेंट करते थे, मतलब मिलते थे। लाइक ऑफिस जैसा हो गया, छोटा कमरा ऊपर ही ऊपर, वहाँ पर लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। खानका का विस्तृत आंगन एक बरामदे नुमा गलियारे से घिरा हुआ था। एक बरामदे जैसा होता था वो, मतलब उसका पूरा आंगन जो था, पूरे बरामदे में जैसा अपना घर होता है। मंगोल आक्रमण के समय गियासपुर के लोगों ने खानका में शरण ली थी, क्योंकि ये गियासपुर में ही है। तो जब मंगोलों ने आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर, तो गियासपुर के जो लोग थे उन्होंने खानका में अपनी शरण ली, जान बचाई। तो इट कंप्रेस स्मॉल रूम एंड बिग हॉल, जो जमात खाना कहलाता था, वेयर द इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड। ठीक है, द inmates include family members of the sheikh, his attendants and disciples. ठीक है, disciples. The sheikh lived in a small room on the roof of the hall. ऊपर रहते थे, where he met visitors in the morning and evening. वो जो सुबह शाम अपने वहाँ से भक्तों से या फिर जैसा मान लो अनुयायी फॉलोअर से मिलते थे। वेरांडा, बरामदा से बोलते हैं वेरांडा, सराउंडेड द कंट्री यार्ड, ए बाउंड्री वॉल रैन अराउंड द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, on the occasions fearing Mongol invasion, people from the neighboring areas flocked into खानका to seek refuge. रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, शरण अपने आप को शरण ली थी शरणार्थी के तौर पे, जब मंगोलों ने वहाँ पर अटैक किया था तो बचने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ध्यान से समझना। अभी अपन ने इसका आंसर शुरू किया है, जिसमें अपन ने नंबर 1 पॉइंट पढ़ा, ये पहला पॉइंट चल रहा था जो कि अपना यहाँ खत्म हुआ। ठीक, अब अपन पढ़ रहे हैं इसका सेकेंड पॉइंट, ये अपना दूसरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है खानका की लंगर व्यवस्था, द लंगर सिस्टम ऑफ खानका। खानका में लंगर सिस्टम भी था। लंगर समझते हो, जहाँ पर जो भी अनुयायी फॉलोअर्स आते हैं वो आराम से खाना जिम सकते हैं। ठीक है, तो खानका में एक सामुदायिक रसोई, जिसको अपन लंगर व्यवस्था कहते हैं, वो सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है। तो बिन मांगी खैर, बिन मांग मतलब बिना मांगे खैर, कुछ खैर नहीं मांगते थे, ऐसा नहीं कि पैसा लेंगे, पैसा नहीं, फ्री। जिसको बिन मांगी खैर क्या बोलते हैं इसमें, फुतू है। ठीक है, यानी लोगों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान के आधार पर चला करती थी।
जो अपनी इच्छा से देना चाहे वो दे सकता है, बस वो जो चंदा इकट्ठा होता था उससे वो परमानेंट लंगर जो है चालू रहती थी इच्छा से, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ सभी लोगों को भोजन प्राप्त होता था। शेख से मिलने के लिए हर तबके के लोग, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान सभी आते थे तथा शेख बिना किसी भेदभाव के सबका स्वागत करते थे। यहाँ लोग अनुयायी बनने, इबादत करने, इबादत मतलब जैसे मतलब वो उन भगवान के सामने या फिर अल्लाह के सामने जो बैठ के हाथ जोड़ के जो भी करते हैं वो, ठीक है, आशीर्वाद लेने, अपने दुख दर्दों को दूर करने हेतु शेख से आशीर्वाद लेने आते थे। अमीर खुसरो, अमीर हसन सिजजी, जियाउद्दीन बर्दी जैसे प्रसिद्ध लोगों ने शेख से अपनी मुलाकातों के बारे में अपने संस्मरण लिखे हैं कि मतलब ये वो लोग हैं, चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे वो हसन सिजजी हो, चाहे वो जियाउद्दीन बर्नी हो, ये सब प्रसिद्ध लोग हैं। इन्होंने अपना जो भी संस्मरण लिखा है, जो भी अपने बारे में कुछ लिखा है, जीवनी जो लिखी है, उसमें जो है इनसे कि हमने उनसे मुलाकात की थी, वो साफ साफ लिखा है कि हमने शेख से मुलाकात की थी, ठीक है। तो देयर वॉज एन ओपन किचन, जिसको अपन लंगर बोलते हैं, नॉट फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स टू लाइफ सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोइट्स, ट्रेवलर्स, रिच एंड पुअर, ठीक है। हिंदू जोगीज जिसको अपन योगी बोलते हैं, and cult came sing disciplines emulates the healing and the intercession of the sheikh and various matters, ठीक है। other visitors included poets such as Amir Hassan Sizzi and Amir Khusro and the court historians Ziauddin Barni, all whom wrote about the sheikh, जो ये कहते हैं कि हमने शेख से मुलाकात की है। सारी बात हिस्ट्री को आप क्या करा करो, हिंदी में पढ़ लिया करो, हिंदी, क्योंकि हिस्ट्री एक स्टोरी टाइप होती है, सारी पहले की बातें हैं, तो हिस्ट्री को हमेशा हिंदी में पढ़ो, बस इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के अंदर लिख देना, बाकी वो बड़ी चीज़ नहीं, पढ़ लो हिंदी में, लो याद भी हिंदी में इजीली हो जाएगी, ये है, ठीक है। और अपना तीसरा जो पॉइंट है वो अपना तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्थानीय परंपराएं तथा आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का चयन, ठीक है। लोकल ट्रेडिशंस एंड सिलेक्शन ऑफ सक्सीजर्स कैसे होता था वो देखो, खानकाओं की गतिविधियों में स्थानीय परंपराओं का समावेश दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। दृष्टिगोचर होता का मतलब क्या हो गया, दिखाई देता है। शेख के सामने सिजदा करना, तो सिजदा तो अपने क्लास 10 में पढ़ लिया था, ठीक है, मतलब सिर झुका के, ठीक है, झुक कर प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, ठीक है। शिष्यों का सिर मुंडन, अभ्यागतों का आदर, मतलब जो आते थे मेहमान उनका रेस्पेक्ट, आदर, सत्कार, पानी पिलाना, यौगिक व्यायाम आदि इस बात के प्रतीक थे कि स्थानीय परंपराओं को अपनाने का प्रयास खानकाओं में किया गया, ठीक है। मतलब जो भी वहाँ की स्थानीय लोकल परंपराएं थी उन सबको खानकाओं के अंदर चलाया जाता था कि जैसे ही आप अंदर आओगे तो शेख के सामने आपको सिजदा करना है, सिर झुका के प्रणाम करना है, ठीक है, सिजदा करना है। शिष्यों का सिर मुंडन, बाल नहीं रखेंगे, ठीक है। अभ्यागतों का आदर सत्कार किया जाएगा, पानी पिलाना वो सिस्टम होगा, पानी पिलाने वाला, और यौगिक व्यायाम आदि इस बात के प्रतीक थे कि जो स्थानीय जो भी वहाँ की परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे लोकल, उनको अडॉप्ट किया जाता था। यानी कि इंक्लूजन ऑफ लोकल ट्रेडिशन क्लियरली विजिबल इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द खानका, प्रैक्टिसेस दैट वर अडॉप्टेड इंक्लूडिंग bowing before the sheikh और offering water to visitors और shaving the heads of, यानी कि बिल्कुल बाल नहीं रखने होते थे, एंड योगी एक्सरसाइज रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स एंड असेंबलेड लोकल ट्रेडिशन। ऐसे लगता है कि उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो किया था। अभी कंटिन्यू चल रहा है 3 नंबर। शेख ने चिश्ती धर्म के प्रचार प्रसार तो अनुयायियों से अपने वारिसों का चयन करके उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाहों की स्थापना हेतु भेजा, ठीक है। ये सीधी सी बात है, जो शेख होते थे कि जो भी चिश्ती धर्म को या चिश्ती सिलसिले को मानते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या करते थे, ये अपने अनुयायी में वारिस चुनते थे, जिसको अपन बोलते हैं ना खलीफा का चयन करके उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पूरे भारत में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भेजते थे, विभिन्न भागों में भेजते, ताकि जगह जगह खानकाहों की स्थापना की जा सके और जो चिश्ती है उनकी चिश्तियों की जो है प्रचार प्रसार किया जा सके, ठीक है। इन अनुयायियों ने विभिन्न जगहों पर खानकाहें स्थापित भी की, जिसे शेख का यश चारों दिशाओं में फैल गया। भाई सीधी सी बात है, खान का और अपने जहाँ पर भी जाएंगे अपने शेख का नाम लेंगे तो सब जगह शेख की जो ये जितने भी खान का थे इनका बड़ा यश का मतलब होता है, इनकी कहते हैं ना कि मतलब वैल्यू बढ़ गई और ज़्यादा इनका वो बढ़ गया, ठीक है। और लोग अधिकाधिक संख्या में उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर आने लगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो शेख निज़ामुद्दीन अपॉइंटेड several spiritual successors and devoted them set up hospices in various parts of the subcontinent of India. As a result of teaching practices and organization of the Chishtis as well as the fame of Sheikh spread rapidly.
और दिस इज टर्न रूट पिलग्रिम इन टू हिज श्राइन एंड ऑल्सो द श्रेन्स ऑफ द स्पिरिचुअल एंशियंट। ठीक है, तो दिनों दिन की जो है लोग दरगाह में आने लग गए और उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी ख्याति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, बात करते हैं अपने, मैंने आपको क्वेश्चन पहले बताया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो साफ साफ लिखा हुआ था वो ये था कि इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से। गतिविधियाँ अपन देख ली, चिश्ती उपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से वो अपन देखते हैं। तो देखो, चिश्ती उपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से केंद्र है चिश्ती उपासना के, और उपदेशक निम्नलिखित थे, कौन कौन से थे, कौन कौन को मानते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर ऐसा मान लीजिए खानका खोले गए थे, कहाँ कहाँ पर ये हुआ। एक तो सब जानते हो दरगाह, इधर अपने 5 दरगाह के नाम लिखे हैं, कौन कौन थे शेख थे उनके नाम लिखे हैं, इनकी मृत्यु का वर्ष भी अपन इधर लिख दिया है, दरगाह, सूफी और ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, बड़े ध्यान समझेंगे। पहली दरगाह अजमेर राजस्थान के अंदर है, सब जानते हो अजमेर दरगाह, अजमेर राजस्थान के अंदर शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु का वर्ष है 1235 है। दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो क्लास 10th में पढ़ते थे अपन, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के अंदर है, 1235 में ही टाइम पीरियड इनका भी। और इंग्लिश में देख सकते हो, सेम टू सेम है, हाँ 1235। फिर है अजोदन, पाकिस्तान के अंदर है, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर। ठीक है, 1265 के अंदर इनकी मृत्यु है। दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की है। ठीक है, इनकी मृत्यु 1325 है। और फिर दिल्ली में ही है शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली, इनके बारे में भी अपन और जानेंगे आगे, चिराग दहली के बारे में। 1356 में इनकी मृत्यु टाइम पीरियड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पांचों की पांचों याद रखना। अजमेर 3 तो दिल्ली में है, एक पाकिस्तान में है, और अजमेर वाले शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, फरीदुद्दीन गंज शकर है, निज़ामुद्दीन औलिया है और नसीरुद्दीन चिराग दहली है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है या जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ले रखा है, दातागंज बख्श की कहानी। दातागंज बख्श की कहानी है, क्वेश्चन आए ना आए लेकिन नॉलेज बढ़ेगा, जरूरी है जानना, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो हुआ क्या था, 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुज़विरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट, सुना होगा, गजनी मूवी भी देखी होगी, तो जो अब गजनी, ये अफगानिस्तान के अंदर शहर है एक, उस अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुज़विर के रहने वाले थे। सुनो मेरी बात किसकी करें अपन, दातागंज बख्श की, जिनका पूरा नाम क्या है, अबुल हसन अल हुज़विरी, अबुल हसन अल हुज़विरी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये गजनी अफगानिस्तान के रहने वाले थे। 1039 की बात है। उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी थी। ठीक है, सिंधु रिवर को पार कर रहे थे, वे लाहौर में आके बस गए और फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था कश्फ उल महजूब। ठीक है, कश्फ उल महजूब यानी कि पर्दे वाले बेपर्दगी, पर्दे वाले की बेपर्दगी, ऐसा मान लीजिए जो पर्दा रखता है उसका पर्दा हट गया, बेपर्दगी। ठीक है, वो चीज़ है जिसमें तसव्वुफ के मायने, जो भी पढ़ा था अपन ने, तसव्वुफ पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, मायने और इनका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एक तो ये कि दातागंज बख्श की जो कहानियों की इनके बारे में है, तो वह है अबुल हसन अल हुज़विरी के बारे में है। अबुल हसन अल हुज़विरी कहाँ के रहने वाले हैं, गजनी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है, कश्फ उल महजूब है। ठीक है, कश्फ उल महजूब का जो ट्रांसलेशन हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो पर्दे वाले की बेपर्दगी, ये भी नाम है। दूसरी बात, ये जो किताब लिखी गई किस में लिखी गई फारसी के अंदर। ये सारी बातें हैं। और इस किताब में क्या नॉलेज मिलता है, किसके बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है जो तसव्वुफ के मायने वो बताया गया है, और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में इसके बुक में अंदर बताया गया है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको बड़े अच्छे से आपको देखना है। फिर है हुज़विरी की 1073 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये पूरा शॉर्ट में लेगा हुज़विरी, वैसे पूरा नाम क्या है, अबुल हसन अल हुज़विरी। ठीक है, हुज़विरी की 1073 में 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि लाहौर में आ गए थे ये, वैसे तो गजनी अफगानिस्तान में रहने वाले थे, लेकिन लाहौर में आने के बाद में वहीं पर रहने लगे, तो वहीं पर इनको दफनाया गया। फिर सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मज़ार पर, मज़ार मतलब जहाँ पर इनको दफनाया गया मज़ार बना दी जाती है, उस मज़ार पर दरगाह बनवा दी। ठीक है, और ये दरगाह उनकी बरसी का मतलब जब भी उनकी जो डेथ का दिन आता है, बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई अब आज। ठीक है, और आज भी हुज़विरी दातागंज बख्श के रूप में आदरणीय है, रेस्पेक्टफुली है, और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी कि देने वाले की दरगाह, जो भी मांगो वो देते हैं,
ऐसा माना जाता है, देने वाले की दरगाह कहा जाता है। क्वेश्चन कितने बन गए? क्वेश्चन ये बन गए कि दाता दरबार जो है वो कौन सी दरगाह को किस नाम जानी जाती है? तो आप ये कह देना कि जो हुजूरी दाता गंज बख्श के रूप में जो आदरणीय है उनकी जो दरगाह है उसको दाता दरबार के मतलब के रूप में जाना जाता है। और दाता दरबार का मतलब है देने वाले की दरगाह, ठीक है। और हर बरसी के ऊपर वो मज़ार बना दी गई। किसने मज़ार बनवाई थी? तो मज़ार बनाई थी सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हुजूरी डाइड इन 1073 एंड वॉज बuried ए लाहौर। द ग्रैंडसन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी कंस्ट्रक्ट a tomb over his grave, and this tomb shall become a site of pilgrim for his devout, especially on the death anniversary। उसके ऊपर एक तरीके से तीर्थ स्थल का काम कर रही है, क्योंकि उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और वहाँ पर आते हैं। और इवन टुडे हुजूरी इज रिवर्ड है दातागंज, ठीक है, दातागंज बख्श, या फिर गिवर हु बेस्टोस ट्रीजर्स, ठीक है। एंड हिज मौसम इज कॉल्ड दाता दरबार या फिर कोर्ट ऑफ द गिवर, कोर्ट ऑफ द गिवर यानी कि देने वाले की दरगाह के नाम से ये फेमस है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास या फिर आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एक से बड़े एक थे। आई थिंक मज़ा आ गया होगा पढ़ के। और दूसरी बात, ये कुछ चीज़ें एक दो वर्ड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है हर वर्ड को, ठीक है। फारसी वर्डों का प्रयोग है तो फारसी वर्ड को भी अलग से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे क्वेश्चन एक से बड़े एक है, बिल्कुल आपकी बुक के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लाइन से लाइन चल रहे हैं। अपन जैसा चैप्टर को स्टार्ट किया था उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू रखते हुए जहाँ से जिस पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे लिए गए। ज़्यादा बड़ी क्लास इसलिए मैं नहीं ले रहा, एक एक टॉपिक लिया जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। एक टॉपिक और आएगा तब जाके सूफीज़म जो सिस्टम पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके।